हाय दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकॉनॉमिक्स की। सिंपल। चलिए, तो चाहे आप बीकॉम के बच्चे हो, चाहे आप बीए के बच्चे हो, प्रोग्राम के हो, चाहे ऑनर्स के हो, आप आराम से ये पूरी पूरी सीरीज देख सकते हो। बस ये मेक श्योर करना कि आपकी बुक का नाम क्या हो, इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकॉनॉमिक्स। सिंपल। चलिए, इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मनी एंड प्राइसिंग। ठीक है। मनी और प्राइसेस के अंदर हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है और क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, वैल्यू ऑफ रियल ट्रांजैक्शंस कैसे निकाला जाता है। ये सब चीजें हमें सीखनी है और ये क्या चीजें होती है, किसी ने दी है थ्योरीज। चलिए, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें से एग्जाम्स में 4 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है आपके, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से इस चैप्टर को समझना। ठीक है जी। और चालू करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है इसी सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के भी और किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मनी एंड प्राइसेस के हिसाब से सबसे पहले दो टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक हमें सीखना है द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और उसके पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से हमें समझना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच। अब ये क्या चीज है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, उसके बारे में समझते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है ना, एक थ्योरी है जो किसने दी है, फिशर सर ने दी है। अब फिशर सर ने क्या कहा इस थ्योरी के बारे में, या फिर क्या बताया इस थ्योरी के बारे में। फिशर सर का मानना यह है कि जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो कि जो मनी सप्लाई होती है, यानी देश में एक बाउंड्री के अंदर कितना पैसा है, तो जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई का मतलब होता है देश की बाउंड्री के अंदर कितना पैसा है, ये कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फिशर सर कहते हैं मनी सप्लाई अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बस सिंपल सा तरीका है कि द वैल्यू ऑफ रियल ट्रांजेक्शन जो है ना, वो आप कैलकुलेट कर दो तो उसको कहेंगे क्या, मनी सप्लाई। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं जीडीपी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं मनी सप्लाई। जीडीपी के हिसाब से मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट किया जाए और वो कैसे निकाल देते हैं, मतलब कि मनी सप्लाई कितनी है, वो एक गलत तरीका है। जैसे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कुछ नहीं है, बस बेसिक सी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो मेरे को कहीं पे शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, मेरे को कोट की जरूरत है, हाँ वो पहनने वाला कोट, ठीक है, जो कि आपके पास है और किसी के पास नहीं है। तो मैं आपके पास गया, मैंने बोला सर मेरे को कोट दे दो। ठीक है, तो आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कोट दे दूंगा, आप मेरे को 1000 रुपए दे देना। सिंपल। चलिए, तो मैंने आपको 1000 रुपए दे दिए। मैंने बोला 1000 रुपए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, कहेंगे सर कोट तो फ्री का है, लेकिन आप फाड़ दोगे या फिर गुम कर दोगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए 1000 रुपए मैं मांग रहा हूँ। जब आप ये कोट वापस करोगे तो मैं आपको 1000 रुपए आपके वापस कर दूंगा। सिंपल। चलिए, तो क्या किया मैंने, आपसे कोट लिया और बदले में आपको क्या दे दिया, 1000 रुपए। तो आपकी इनकम कितने से जनरेट हो गई, 1000 रुपए से, और मेरे पास क्या आ गया, कोट आ गया। चलिए, एक तरीके से मैंने कोट परचेज कर लिया। सिंपल ना। चलिए, अब वापस, अब आपको शादी में जाना था अगले दिन, तो आपने बोला कि मेरे को कोट दे दो, तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 रुपए मेरे को दे दो, मैं आपको कोट दे दूंगा। तो मैंने वो कोट आपको फिर से बेच दिया और 1000 रुपए मेरे पास फिर से आ गए। तो याद रखिए, क्या आपने पैसा कमाया कुछ इस ट्रांजेक्शन से, नहीं आपने कुछ पैसा नहीं कमाया। क्या मैंने पैसा कमाया कुछ क्या पे, नहीं मैंने भी कुछ नहीं पैसा कमाया। लेकिन अगर देश की जीडीपी देखी जाए ना, तो देश की जीडीपी बन जाएगी 2000 रुपए से, क्योंकि देश के अंदर 2000 रुपए कमाए गए, ना आपने कमाया ना मैंने कमाया, फिर भी देश के अंदर कितना पैसा कमाया गया, 2000 रुपए कमाए गए। ये फेक कंसेप्ट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे फिशर सर आते हैं, फिशर सर कहते हैं एक्चुअल में आपको रियल ट्रांजेक्शन देखने हैं, तो जो भी रियल ट्रांजेक्शन की वैल्यू होगी वही आपकी क्या कहलाई जाएगी, मनी सप्लाई। अब जो रियल ट्रांजेक्शन की वैल्यू से मनी सप्लाई निकालने के लिए मेथड था, उसमें एक रियल मतलब फिशर सर ने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एमवी इक्वल टू पीटी। एमबी इक्वल टू पीटी। अब ये एमबी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब तो वही है मनी सप्लाई, जैसे आप निकालते थे पहले वही चीज है मनी सप्लाई। तो एम का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। तो जो सर्कुलेशन में या फिर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में या फिर इकोनॉमी के अंदर जो भी पैसा सर्कुलर में है या फिर जो पैसा घूम रहा है, उसको बस हम बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई, या फिर आप कह सकते हो एम। तो ये कुछ नहीं है, ये इसका मतलब मनी सप्लाई ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है वी। वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब कितनी बार, कितनी स्पीड से जो पैसा है वो घूम रहा है। अगर पैसा जल्दी जल्दी घूम रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसा आराम आराम से घूम रहा है तो मनी सप्लाई घट जाएगी। सेम वही कंसेप्ट है, सिंपल जी। जैसे वो 1000 रुपए का नोट मान लो, एक देश में किसी के पास 1000 रुपए का नोट है, तो वो क्या हो गया, 1000 रुपए मनी सप्लाई। अब वो 1000 रुपए जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, जैसे कि एक साल के अंदर ही मैंने 2 जनों को पास कर दिया, ठीक है जी। पहले 1000 रुपए उसको दिए, फिर 1000 रुपए, वही 1000 रुपए उसने उसको दे दिए। तो मेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने उसको प्रोवाइड किया, 1000 रुपए उसकी कमाई, उसने उसको प्रोवाइड किया, 1000 रुपए उसकी कमाई, यानी कि 2000 रुपए की कमाई हो गई। सिंपल, एक साल के अंदर।
और वही 1000 रुपए अगर मैं 10 बार चलते हैं सप्लाई करूंगा कि उसने उसको दिया, उसने फिर वापस मेरे को दिया, मैंने उसको दिया, फिर उसने वापस मेरे को दिए, तो ऐसे तो बहुत सारा पैसा कैलकुलेट किया जाएगा, उसका पैसा, मेरा पैसा, उसका पैसा, उसके बाद जितना है 1000 रुपए, बस कितनी वेलोसिटी है, कितनी बार ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, कितनी स्पीड से ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, बस उसको काउंट कर लेते हैं सिंपल वेलोसिटी ऑफ मनी के अंदर, तो आराम से वेलोसिटी ऑफ मनी पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो अगला टॉपिक आता है पी। पी मतलब क्या है? पी का मतलब होता है प्राइस लेवल, कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो, उसका प्राइस लेवल क्या है। यहाँ पे तो मैंने ज्यूम किया था कोट का प्राइस 1000 रुपए कोट का, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस होते हैं, इसलिए आपको एक एवरेज प्राइस लेके चलना है ताकि आप आराम से कैलकुलेट कर पाओ। जैसे आपने पता है ना, आपको पता होगा डिमांड और सप्लाई जो होता है वो प्राइस फिक्स करता है कि क्या प्राइस होगा, वही प्राइस की बात कर रहा है, एवरेज प्राइस जो होता है। और यहाँ पे जो टी है, टी कंसेप्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ रियल ट्रांजेक्शन, कितने ट्रांजेक्शन आप करते हो एक्चुअल में दिन में। जैसे फॉर एग्जांपल वही कोट वाला एग्जांपल, अगर मैंने आपको कोट बेचा, आपने मेरे को कोट बेचा, तो इसका मतलब ये नहीं है हमने कोट बेचा, तो ये रियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये फेक ट्रांजेक्शन है। जीडीपी वैल्यूएट करने के टाइम पे हम इसको यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज नहीं किया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो वैल्यू ऑफ रियल ट्रांजेक्शन, आपको रियल ट्रांजेक्शन लेने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सिंपल। तो फीचर सर कहते हैं कि आप मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो एमवी है ना, एमवी का मतलब ही होता है मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पी और टी को मल्टीप्लाई करके, पी और टी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? वैल्यू ऑफ रियल ट्रांजेक्शन निकल के आएगा, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। क्योंकि रियल ट्रांजेक्शन आप के वॉल्यूम और उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ रियल ट्रांजेक्शन मिल जाता है आपको, यानी इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आता है? वैल्यू ऑफ रियल ट्रांजेक्शन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आता है आपके पास? मनी सप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। हाँ, अब इस कंसेप्ट के बारे में ना कुछ चीजें याद रखनी है जो कि आपको हेल्प करेंगी इस कंसेप्ट को इजीली समझने के अंदर, ठीक है, और एग्जाम के ऊपर उसके ऊपर ही पॉइंट बन के आते हैं, टॉपिक्स बन के आते हैं, ठीक है। बस एक छोटा सा थ्योरी मैंने वह बता दी। अब इसके ऊपर पॉइंट कैसे बन के आते हैं? पॉइंट बन के आते हैं इसमें इस एम के ऊपर और पी के ऊपर। ये एम और पी के रिलेशन के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वी है ना और टी है, ये इतना ज्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल क्या बोलते हैं, फॉलो नहीं कर पाते या फिर इंपॉर्टेंट रोल निभा नहीं पाते इस क्या बोलते थ्योरीज के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आता है इसका क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। ये जो क्वांटिटी थ्योरी है इसका क्लासिकल इंटरप्रिटेशन, यानी पहले टाइम पे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे या फिर वैल्यूएट करते थे अपनी क्या बोलते हैं मनी सप्लाई को, तो उस टाइम पे हम क्या किया करते थे, फॉर्मूला यही यूज होता था, बस ये जो V और T है इसको हम कांस्टेंट मान लेते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या करते थे पुराने टाइम पे, एज्यूम करते थे कि V और T ये क्या है? कांस्टेंट, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है और जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कांस्टेंट है। इससे क्या होता था? इससे बस खाली रिलेशन बन जाता था किसका? M और P का। क्योंकि अगर V और T कांस्टेंट है तो जो अफेक्ट करेगा एक दूसरे को वो कौन से हैं, जिसमें चेंज होता है वो कौन से हैं एलिमेंट्स? वो एक M है और एक क्या है? P। क्योंकि V और T तो अफेक्ट करेंगे नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनमें चेंजेस होते नहीं, तो चेंज किसमें होगा? या तो M में या फिर P में चेंज होगा। अब इसमें कैसे रिलेशन बन के आते हैं वो समझाता हूँ एक बार आपको। तो रिलेशन कैसे? इनके अंदर आते हैं डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन आता है? डायरेक्ट रिलेशन। जैसे कि अगर M बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ जाएंगे, और M अगर घटेगा तो मतलब क्या है? प्राइस गिर जाएगा। मैं समझाना क्या चाहता हूँ? मैं समझाना ये चाहता हूँ कि M मतलब होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब होता है देश में कितना पैसा है। अगर देश में जो पैसा है उसको बढ़ा दिया जाए या फिर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, देश के अंदर पैसे को बढ़ा दिया जाए, तो लोग क्या करेंगे? उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो वो क्या करेंगे? वो चीजों की डिमांड करना चालू कर देंगे, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, ये सब चीजें खरीदना चालू कर देंगे, जिससे दुकानदारों को प्रॉफिट होगा और वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस भी क्या करना चालू कर देंगे? बढ़ाना चालू कर देंगे। सिंपल इतना, यानी कि जब भी देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो इससे प्राइसेस क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट के बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि बाकी चीजें कांस्टेंट है, बाकी चीजें क्या? वी और टी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन और जो क्या बोलते हैं वेलोसिटी है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो मैं मान रहा हूँ कांस्टेंट है। तब की बात कर रहा हूँ कि अगर मनी सप्लाई देश में बढ़ा दी जाए, देश का पैसा जो है वो बढ़ा दिया जाए, तो प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। सेम ऐसे ही उल्टा ही कि अगर मनी सप्लाई घटा दोगे तो देश में मंदी आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके अंदर? एम और पी के अंदर। यानी मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे, मनी सप्लाई को घटाओगे तो प्राइस भी घट जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेशन होता था पुराने टाइम पे जब हम वी और टी को क्या मानते थे? कांस्टेंट मानते थे। लेकिन जाहिर सी बात है दिक्कत क्या है कि हर बार वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है क्या वो फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं? हर साल क्या हम एक ही जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं? क्या हर साल आप चलते हैं महीने में दो, मतलब एक बार ही या फिर महीने में 2 बार ही नाई की दुकान पे जाते हो बाल कटवाने के लिए? नहीं, कभी कभार ऐसा होता है बीच में शादी आ गई, बर्थडे पार्टी आ गई, तो हमें नया दिखना है, नया स्टाइल चेंज करना है, तो हम कई बार होता है कि क्या बोलते हैं हफ्ते में एक बार चले गए, ठीक है जी। और कई बार ऐसा होता है कि 2-2 3-3 महीने तक जा ही नहीं रहे क्योंकि हमें बाल लंबे करने अपने, है ना जी।
तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में ना क्या बोलते हैं डिफरेंस आते हैं, चेंजेस आते हैं। और सेम ऐसे ही जो वेलोसिटी है मनी की उसमें भी चेंजेस आते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार ट्रांजेक्शन करते हैं, कई बार छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हम बहुत बार भी कर देते हैं, है ना जी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो भी चेंजेस होते हैं। यही मेन क्रिटिसिज्म बनता है इस थ्योरी का। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, क्या दिक्कतें हैं इस थ्योरी की? सबसे पहली चीज, इग्नोर करती है क्रेडिट मनी। इस थ्योरी के अंदर जो बैंकों के अंदर रिजर्व पड़ा हुआ है पैसा, सेविंग जैसे एफडी एफडी कर रखी है, उसको इग्नोर किया जाता है। मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी था जब हमने मनी सप्लाई पढ़ा था, तो मैंने बताया था उसके अंदर केवल क्या लेते हैं हम, कैश, डिमांड डिपॉजिट और अदर क्या लेते हैं बैंक के या फिर आरबीआई के क्या लेते हैं अदर डिपॉजिट्स, यानी उसके अंदर डिमांड डिपॉजिट लिया जाता है, सेविंग डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट नहीं लेते हम। सिंपल। और वही एक दिक्कत बनती है कि यहाँ पे बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं या फिर जो क्रेडिट मनी है उसको नहीं लिया जाता। जिस जो बैंक वालों ने उधार दे रखा है किसी को, लोन पे उधार दे रखा है, उस पैसे को हम इंक्लूड नहीं करते मनी सप्लाई के अंदर। सिंपल है ना। ये एक दिक्कत आती है क्योंकि वो भी तो पैसा जनरेट कर रहा है भाई, उसी को उससे भी तो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो भी लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेते नहीं क्योंकि ये क्रिटिसिज्म में आता है टॉपिक। अगला, एज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट। हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, देश के अंदर इकोनॉमी के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, तभी ये रूल हमारा फॉलो कर पाता है, वरना दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम बन सकती है। अगला, डज नॉट कंसीडर इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या कि यहाँ पे ना इंटरेस्ट रेट और जो लिक्विडिटी है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है इस टॉपिक के अंदर। इंटरेस्ट रेट और जो वेलोसिटी है उसको मतलब कि नोट नहीं किया जाता, मेन चीज माना नहीं जाता कुछ भी। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट कम कर रखे हैं, तो कोई भी इंसान अपना पैसा बैंक में काहे को रखेगा, सारे के सारे पैसा क्या करेंगे, खर्च करना चालू कर देंगे, है ना जी। अपनी बिल्डिंग में, मशीनों में, इन सब में लगाएंगे, यानी कि देश में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल। सेम ऐसे ही अगर बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो बैंक वाले इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो लोग क्या करते थे, बैंक में पैसा रखना चालू कर देते हैं, सेविंग पे फोकस करना चालू कर देते हैं। समझ में? तो ऐसी चीजें होती है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं ये वाली मनी सप्लाई वाले, क्योंकि वो बैंक की सेविंग तो लेते नहीं, तो बैंकिंग सेविंग भी तो कई बार बढ़ती है और घटती है, जिससे चेंजेस आते हैं मनी सप्लाई के अंदर। लेकिन ये टॉपिक मानता ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ना बैंक के जो पैसे थे ना उसको इग्नोर किया जाता था, बैंकिंग सिस्टम को इग्नोर किया जाता था। मनी सप्लाई के अंदर केवल ये देखा जाता था कि मनी सप्लाई मतलब देश में कितना पैसा है। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं, बस एक कंसेप्ट था जिसके अंदर आपको बताया गया कि मनी सप्लाई जो है फिशर सर क्या बोलते हैं, किस तरीके से वैल्यूएट करते थे, किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, और क्या रिलेशन होता था मनी सप्लाई में और प्राइसेस के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे आगे आते हैं। टॉपिक आता है मनी सप्लाई का कैसे रिलेशन होता है किसके साथ, इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच के साथ। सिंपल। आपने एक कंसेप्ट समझा होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे एग्रीगेट डिमांड हमेशा ही बराबर दिखाई देता है एग्रीगेट सप्लाई के। सिंपल। अब जो मैं मनी सप्लाई की बात कर रहा हूँ वो इसी की बात कर रहा हूँ। मनी सप्लाई मतलब मनी के की देश के अंदर सप्लाई कितनी की जा रही है, एक तरीके से एग्रीगेट सप्लाई को ही क्या बोला जाएगा, मनी सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड की तरह होती है, कि यानी कि मनी पे डिपेंड कर रही है या फिर गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है या फिर किसी भी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितनी हम मनी की ट्रांजेक्शन करते हैं। सिंपल। लेकिन ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच है ये कहती है जो मनी सप्लाई है ना सर, वो इनकम पे तो डिपेंड करती है कि देश में कितना सामान आप बेच रहे हो, कितना पैसा आप कमा रहे हो, साथ ही साथ ये एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करती है। एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड, कि देश के अंदर डिमांड कितनी हो रही है। अगर लोगों ने कंजम्पशन बढ़ा दिया है तो फिर डिमांड ज्यादा होगी, जिससे क्या बोलते हैं जो देश में पैसा का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई वो बढ़ जाएगी, जिससे प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच कहती है कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को ही आपको क्या बोलते हैं ध्यान में रखते हुए मनी सप्लाई कैलकुलेट करनी चाहिए या फिर वैल्यूएट करनी चाहिए। जैसे देखिए क्या रहा है, चेंज इन एम, एम में चेंज होने से डज नॉट लीड्स टू चेंज इन पी। हर बार ये नहीं होता कि पी जो है, प्राइस जो है वो चेंज होगी। जैसे मैंने अभी क्या बताया, मैंने माना था कि वेलोसिटी और क्या बोलते हैं, हाँ, वेलोसिटी और जो टी था, टी मतलब क्या होता है रियल ट्रांजेक्शन के जो टाइम होती है या फिर क्या बोलते हैं उसे वॉल्यूम। वेलोसिटी और जो वॉल्यूम है वो दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए, बस खाली मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये हमने समझा था अभी तक। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि एम और पी जो है वो क्या रहे, हमेशा क्या बोलते हैं एक जैसे रहे, या फिर एम के चेंज होने से ही प्राइसेस में चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि हर बार वेलोसिटी और ये सेम तो होते नहीं है। तो वही वो बात कहने जा रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी और ट्रांजेक्शन की जो रियल ट्रांजेक्शन की जो वॉल्यूम है वो हर बार चेंज नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, चेंज होती रहती है। इसी वजह से जरूरी नहीं है कि मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। कई बार देखा गया है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है लेकिन प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे कि समझाता हूँ, आइडियल कैश बैलेंस एब्जॉर्ब्स द एक्स्ट्रा अमाउंट। जैसे मान लो देश में गवर्नमेंट चाहती है कि देश में ना थोड़ी सी मंदी आ जाए, देश में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो गवर्नमेंट प्राइसेस कंट्रोल करना चाहती है, कम करना चाहती है चीजों के। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, लोगों से सारा मनी सप्लाई जो है ना वो खींचना चालू कर देते हैं, लोगों से पैसा ले लेंगे
तो देश लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। या फिर उल्टा, गवर्नमेंट अगर चाहती है कि प्राइसेस को बढ़ाना, कि प्राइसेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, देश में मंदी आ रखी है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, उनको पैसे प्रोवाइड करना, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइसेस क्या हो जाएंगे, वापस से बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया कि आप जाओ और खर्चा करो, गवर्नमेंट ने पैसा इशू कर दिया मार्केट के अंदर, सिंपल से। तो मनी सप्लाई जिससे बढ़ गई। अब मनी सप्लाई तो बढ़ गई, लेकिन इससे प्राइसेस नहीं बढ़े, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि मैं मनी सप्लाई यानी पैसा लोगों को दूंगी तो वो खर्च करेंगे, जिससे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना जी। लेकिन गवर्नमेंट के पैसा देने के बाद लोगों ने क्या किया, उस पैसे को सेव करना चालू कर दिया, जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और हमने सुना है सेविंग करना क्या होती है, बुरी बात होती है। इससे क्या प्राइस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं जी, इससे प्राइस इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, यानी कि प्राइस वही कांस्टेंट के कांस्टेंट बने रहेंगे। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ाया जाए तो प्राइसेस में भी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक आइडियल कैश बैलेंस लोग अपने घर में रखते हैं, जो कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सिंपल से। तो इस वजह से हर बार मनी के चेंजेस आने से प्राइसेस में चेंजेस नहीं होते। सेम ऐसे ही अगला टॉपिक, एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट्स आउटपुट नॉट जस्ट प्राइस। जो एग्रीगेट डिमांड है, एडी जो है, वो केवल प्राइस से इफेक्ट नहीं होता, वो बहुत अदर फैक्टर से भी मतलब कि इफेक्ट होता है। या फिर आप कह सकते हो कि जो प्राइस है वो केवल क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड से ही इफेक्ट नहीं होते, अदर फैक्टर से भी इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कंजम्पशन हो गया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, समझे, इन सब चीजों से। लास्ट, वेलोसिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, जो मैंने बताया अभी, मनी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो हर बार चेंज होती रहती है, सिंपल। वो तो इसका एजम्पशन था ना इस मेथड का, बस यहाँ पे क्या है, एजम्पशन नहीं है कि भाई चेंज होती रहती है। इस वजह से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ना ज्यादा अच्छा लगता है कि उसमें ये सब चीजों की बात करी गई है। लेकिन यहाँ पे जो पुराना टाइम था, जहाँ पे क्या बोलते हैं, फिशर सर का थ्योरी ऑफ मनी चलती थी, वहां पे वेलोसिटी ऑफ मनी की बात नहीं की गई थी, उसे कांस्टेंट मानते थे वो लोग, ठीक है। तभी इन्होंने, फिशर सर ने एक दूसरी थ्योरी भी निकाली थी, जिसमें वेलोसिटी ऑफ मनी और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है उनको काउंट किया गया। वो थ्योरी क्या थी, वो कहते हैं एम वी प्लस में एम वी डैश, सॉरी एम डैश वी डैश इक्वल टू पी टी। यानी कि इसमें ये तो कहते हैं कि जो पुराना अमाउंट था वही लेना है, लेकिन इसमें साथ साथ अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं, कोई एडजस्टमेंट आ जाती है, तो उससे भी ये जो पीटी है वो अफेक्ट होगा। बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, इस थ्योरी के आने के बाद, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच आने के बाद, तब इन्होंने नई थ्योरी निकाली थी कि जो चेंजेस होते हैं उसको भी अडॉप्ट किया जा सकता है, समझे जी। चलिए वापस चलते हैं। प्रोसेस ऑफ मनी अफेक्टिंग प्राइस, मनी कैसे अफेक्ट करती है प्राइस को, ये सिंपल सी प्रोसेस है, होता है कई बच्चों को नहीं समझ में आता, तो मैं बता देता हूँ। मनी कैसे अफेक्ट करती है प्राइस को, सोचिए। अगर देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, सिंपल सा वही टॉपिक जो आप बचपन पढ़ के आए हो, अगर देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, तो देश में प्राइसेस क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब प्रोडक्ट के अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो बैंक वाले इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि चीजें महंगी हुई है, तो इस वजह से बैंक वालों ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट घटा दिया। अब इंटरेस्ट रेट घटाने से लोग बैंक में ज्यादातर पैसा, मतलब कंपनी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ज्यादातर पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, क्योंकि जब बैंक वाले इतना इंटरेस्ट देंगे नहीं, इतना पैसा हमें देंगे नहीं, तो वो पैसा हम कहाँ पे लगाएंगे, अपने बिजनेस में, कंपनीज में, इन सब में। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इनकम भी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। और जब इनकम बढ़ेगी तो मतलब डिमांड क्या होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी। जब मेरी इनकम बढ़ गई, मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं चीजों की डिमांड भी करूंगा, ज्यादा करूंगा, जिससे फिर से क्या हो जाएंगे, प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। और ये पूरा सर्कुलर फ्लो बन जाता है किसका, इन्फ्लेशन का। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। जिससे क्या होता है, इंपैक्ट ऑन प्राइस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइस में इंपैक्ट होता है ना, वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। मनी सप्लाई बढ़ने से भी प्राइस बढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट रेट घटने से भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और इनकम बढ़ने से भी प्राइस बढ़ सकते हैं, डिमांड बढ़ने से भी प्राइस बढ़ सकते हैं। जो प्राइस का इंक्रीज होना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, केवल मनी सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता। आगे चलते हैं, और लास्ट टॉपिक और आपका पूरा चैप्टर खत्म। वो टॉपिक क्या है, वीकनेस ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की वीकनेस क्या है, सब चीज हमने पढ़ ली है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैसी होती है, किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से जो मनी सप्लाई है और प्राइस में रिलेशन देखने को मिलता है। फिर फिशर सर ने बाद में क्या थ्योरी करी, मतलब क्या चेंजेस करे थे उस थ्योरी के अंदर, कैसे कौन सी चीजें कांस्टेंट होती हैं, और बाद में उसको चेंज किया गया, और हमने देखा कि किस तरीके से हमने चेंजेस करके उसको नया थ्योरी, नया फॉर्मूले का नाम दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ी कि क्या दिक्कतें थी उस थ्योरी के अंदर उस टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब टॉपिक आता है वीकनेस ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर क्या वीकनेस है उसके बारे में बात करी गई है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो मान के चलती है कि एम, वी और टी, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी अपने ऊपर डिपेंड होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये मान के चलती है जो प्राइस होते हैं ना वो अफेक्ट होते हैं किससे, टी से, वी से और एम से, और ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर मनी, मनी जो एम क्या बोलते हैं, एम मतलब क्या होता है, मनी, जितनी भी मनी हमारे देश के अंदर घूम रही है, मनी सप्लाई जिसे बोलते हैं,
तो अगर मनी सप्लाई जो होगी हमारे देश में कम होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो अगर अमाउंट कम होता है तो वही पैसा जो होता है वो बार बार घूमता है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ जाती है अगर मनी सप्लाई कम होती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये चीजें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या माना जाता है इस थ्योरी के अंदर कि ये इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ठीक है जी। दूसरी चीज ये अज्यूम किया जाता है कि ओनली मीडियम ऑफ जो एक्सचेंज है वही फंक्शन यूज किया जा रहा है मनी का। ये थ्योरी क्या मानती है, ये थ्योरी मानती है मनी जो है ना केवल और केवल ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए ही यूज की जा रही है। ये मनी क्या मानती है कि सेविंग के लिए कोई यूज ही नहीं करता होगा। लेकिन हाँ सुनिए ध्यान से कि जो प्राइसेस है, प्राइसेस में मैंने टॉपिक में बताया कि जो प्राइस है केवल मनी सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड से इफेक्ट नहीं होते, अदर फैक्टर्स भी हैं, सेविंग्स जैसे फैक्टर्स भी हैं जो कि प्राइस को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि लोग अगर सेविंग करने लग गए, अपने पास क्या बोलते हैं सेव करने लग गए पैसा, तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे जो भी आप चाहे मनी सप्लाई बढ़ाओ चाहे घटाओ, समझी, जिससे प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे मनी सप्लाई है ना वो मान के चलती है खाली एक्सचेंज फंक्शन ही है मनी का, लेकिन मनी का एक और फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर ऑफ क्रेडिट या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं पैसा, जिससे प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट, फेल टू एक्सप्लेन हाउ मनी अफेक्ट, मनी सप्लाई अफेक्ट इकोनॉमी इन द रियल टर्म्स। रियल टर्म्स में जो मनी सप्लाई है वो कैसे अफेक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, बस वो बताने में जो ये थ्योरी है वो थोड़ी फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स आई हैं या फिर बहुत सारी चीजों को कांस्टेंट माना गया है, और इकोनॉमी को हमारी क्या माना गया है कि वो हमेशा क्या रहेगी, क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे चलेगी। लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं गया कि हर इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रही है, या फिर वेलोसिटी हो गई, या फिर जो वॉल्यूम हो गए ट्रांजेक्शन के वो कांस्टेंट माने गए, कभी ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो इकोनॉमी है या फिर ये जो थ्योरी है ये हमारी रियल इकोनॉमी के अंदर फुल टर्म्स के ऊपर काम करने में असफल होती है। सिंपल सा यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर था, इसके ऊपर 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, और वो 4 नंबर तक क्वेश्चन आएगा तो आप ये पूरे पॉइंट याद करके चले जाना सर, आराम से आप 4 नंबर गेन कर लोगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा कंसेप्ट था, बस आप कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जल्दी, टाटा बाय बाय। अच्छा हाँ एक चीज और वेट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, अगर आप पहले से कर देते हो लाइक से सब्सक्राइब तो सच बता रहा हूँ दिल को खुशी मिलती है बहुत ज्यादा, ठीक है जी। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। चलिए जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जल्दी, टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लेना।